यस गाइस, टॉपिक लिखिए बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग में पहले मैं क्विकली एक बार समरी में बताता हूँ हमने क्या क्या किया है, क्या कोर्स में है। अगर आप बुक पे पेज नंबर 204 पे आइए, पहले पेज नंबर 204 पे आइए जरा। देखिए आपको वहां पर एक अमेरिकन एक्सप्रेस की बैलेंस शीट दी हुई है, लिखी हुई है। अब जो अमेरिकन एक्सप्रेस की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, आप देखिए इसका स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल अलग है। ये कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनती है। जो आपने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट सीखी है वो एज पर शेड्यूल 3 थी, वर्टिकल फॉर्मेट था, लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर अलग था, इसमें स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो कई बार वो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है। सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, अगर तो नहीं भी क्या समझ में आएगा। नॉन बैंकिंग का मतलब मैं सिंपल भाषा में रिलायंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो एज अ सीए अगर मुझे एसबीआई की बैलेंस शीट बनानी है तो कैसे बनानी है, मुझे अगर रिलायंस की बैलेंस शीट बनानी है तो कैसे बनेगी। रिलायंस की बैलेंस शीट बनती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये बनती है एज पर बैंकिंग एक्ट 1949। पहले डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये फॉर्मेट दिया हुआ है शेड्यूल 3 में। ठीक है, ये बैंकिंग एक्ट में दिया हुआ है, इस पर कोई अलग से शेड्यूल नहीं। याद करिए कंपनीज एक्ट में जब हम ब्रेकअप बनाते थे, ब्रेकअप का मतलब जब हम इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स का समरी लिखते थे तो नोट्स बनता था। तो इसमें वर्किंग नोट्स बनते हैं या नोट्स बनते हैं, यहाँ उन्हें कहते हैं शेड्यूल्स। इट मीन्स अगर इक्विटी शेयर कैपिटल में मुझे लिखना है ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, तो बैंकिंग में मैं शेड्यूल्स बनाऊँ, इसमें क्या बनता है, नोट्स। याद करिए मैं एक लिखवा रहा हूँ, हमारे कोर्स में है। आपका अगर बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम में आप देखेंगे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनी। आज तक आया नहीं है पर कोर्स में दिया हुआ, ठीक है, और ये किसी बुक में भी अलग से लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए 4-5 पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको। कॉपी बात करिएगा। अब नॉन बैंकिंग में याद करिए इन्वेस्टमेंट दो तरह की थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। यहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक होती है। यहां का सारा स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एक ट्रिक याद करने की बताई थी, वो ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना वेल क्लियर है। प्लस यहां पर बोरोइंग्स दो थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहां पर सिर्फ एक होती है। यहां पर प्रोविजंस दो थे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहां प्रोविजन एक ही होता है। तो एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो आप एग्जाम में इजीली लिख के आ सकते हैं। पहले इतना कॉपी करिए। एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा रहा हूं, उसके बाद कॉपी करेगा। क्या आपने क्लास 11th में एक चीज सिखाई गई होगी आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो सबसे ऊपर लिख लीजिए फिक्स एसेट और लास्ट में कैश, या सबसे ऊपर लिख लीजिए कैश और लास्ट में फिक्स एसेट। इसे कहते हैं परमानेंस और लिक्विडिटी ऑर्डर। कंपनीज एक्ट की जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, सबसे ऊपर फिक्स एसेट था, बाद में कैश आ रहा था। इस ऑर्डर को कहते हैं परमानेंस। तो ये बनती है रिलायंस की बैलेंस शीट। इसका मतलब रिलायंस की बैलेंस शीट अगर मुझे बनानी हो तो वो किस ऑर्डर से बनेगी, रिलायंस की बैलेंस शीट विल बी बेस्ड ऑन परमानेंस ऑर्डर। परमानेंस का मतलब परमानेंट चीजें ऊपर आती हैं और नॉन परमानेंट चीजें नीचे आती हैं। करंट ऐसे नीचे आता है, इसमें उल्टा है, ये बनता है लिक्विडिटी ऑर्डर से।
इसमें कैश ऊपर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। आपके सामने अमेरिकन एक्सप्रेस की बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें शेड्यूल नंबर 6 देख सकते हैं आप, उसमें कैश ऊपर आ रहा है। और इन दोनों चैप्टर करने का बहुत बेनिफिट है। अगर ये स्मॉल क्वेश्चंस आ गए तो आप बड़े क्वेश्चन से बच जाओगे, फंड अकाउंट और कैश फ्लो से। और मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है। आप अगर अमेरिकन एक्सप्रेस की बैलेंस शीट चेक करिए जरा, लायबिलिटी साइड पे। मैं एक बार क्विकली याद ला रहा हूँ, हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था। जिन्होंने नहीं भी किया उनको याद आ जाएगा। मैंने याद करने की ट्रिक सिखाई थी। इसमें देखिए 16 शेड्यूल है, 12 बैलेंस शीट में है और 4 P&L में। इनको याद करने की देखिए ट्रिक क्या बताई थी मैंने। 12 और 4 16 है। कोई भी स्पोर्ट्स टीम जब इंडिया से बाहर जाती है तो 16 प्लेयर का स्क्वाड लेके जाती है, तो 16 तो वो नंबर हो गया। लेकिन कोई भी फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, जब खेला जाता है तो प्लेइंग 11 की टीम और एक होता है रिजर्व प्लेयर, तो 12 प्लेयर की लिस्ट शेयर होती है। तो 16 में से 12 ही खेल रहे हैं। आप देखिए बैलेंस शीट में 12 आ रहे हैं। ये याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। बैलेंस शीट पे चेक करिए, 12 आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है। कितने बज गए? 4 बज गए। इसका मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 से लेके 12 तक बैलेंस शीट में आएगा और 13 नंबर बनेगा P&L का। चेक करो, जैसे मिल रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अबे ठीक है, पॉइंट मिला? नहीं मिला आपको? शेड्यूल्स की बात कर रहा हूं। हाँ गॉट इट। हाँ, अब 12 को फिर मैंने डिफाइन किया था। इट मीन पहले 16 नंबर हो गए, 16 में से 12 बैलेंस शीट के, 4 P&L के, ठीक है। 12वां प्लेयर कभी नहीं खेलता, वो होता है रिजर्व प्लेयर। ऐसे अकाउंट्स में 12वां प्लेयर कंटेंजेंट लायबिलिटी होता है, कभी आएगा ही नहीं। देख लीजिए कितने बज गए? 11 बज गए। 11 में 5 और 6, पहले 5 नंबर आता है, पहले लायबिलिटी के 5 है, एसेट के 6। इस तरीके से मैंने पूरा फॉर्मेट याद करवाया था मेरा, ठीक है। अब 5 ये कहाँ काम हो सकता है वो कहते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, ठीक है, या लायबिलिटी साइड के हेडिंग्स लिख दीजिए, वहां पे काम आएगा आपको, ठीक है। अब 5 की ट्रिक क्या बताई थी? एक हमारे म्यूजिशियन थे R.D. बर्मन, आशा भोसले जी के हस्बैंड, ठीक है। उनके म्यूजिक बहुत फेमस है। आप उनके ऑफिस में कॉल करिए तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉलिंग R.D. बर्मन ऑफिस, ये बोलोगे ना। आप देखिए लायबिलिटी के हेडिंग्स बन गए आपके, CRDBO, कॉलिंग R.D. बर्मन ऑफिस। सी से क्या बनेगा? कैपिटल बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, मतलब रटे नहीं मारने आपको। R से रिजर्व सरप्लस होगा। ये बैंक है, मेरा अकाउंट अगर बैंक में है, सेविंग अकाउंट है, तो बैंक मेरा वो पैसा वापस करेगा, ठीक है। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है वो बैंक की लायबिलिटी है, तो डी इज डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक बी से बोरोइंग कर सकता है एंड O इज अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ठीक है। सिर्फ छोटी सी ट्रिक याद करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है जी। कॉलिंग R.D. बर्मन क्लियर हो गया। अक्षय कुमार साहब ने एक मूवी में एक्टिंग करी थी, CBI वाली थी, स्पेशल 26। दैट वाज अ फ्रॉड CBI। तो अगर CBI फ्रॉड है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे CBI, अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। चेक करो, एसेट साइड बन गई आपकी। एसेट साइड में C, B, I, A, F और O,
एफ से क्या आएगा, फिक्स एसेट आ गया लास्ट में, ओ से अदर एसेट आ गया, ठीक है, आई से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। शेड्यूल नंबर 9 सबसे मेन होता है इसमें एडवांसेस का, ठीक है, तो एडवांसेस पे ही एक प्रैक्टिकल भी होता है एनपीए का, वो आपको क्लास से देखना पड़ेगा, मैंने सेकंड क्लास में कराया था वो बैंकिंग की। सी है कैश, राइट, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। आरबीआई का बैलेंस का मतलब है, आपने एक वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक्स में, कैश रिजर्व रेशो। अगर मैं 100 रुपए बैंक में जमा करता हूं तो अगर 4% की सीआरआर है तो बैंक सिर्फ 96 रुपीज का ही लोन दे सकता है, 4 रुपए उसको रखना पड़ेगा, वो 4 रुपए आरबीआई का पैसा होता है। और 7th नंबर है बैलेंस विद अदर बैंक्स, जो बैंक किसी और बैंक में पैसा रखता है वो 7th नंबर है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आज तक P&L या बैलेंस शीट बनाने को आपके कोर्स में नहीं आई है, फिर भी मैंने फॉर्मेट कराए थे और क्लास में एक क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, ठीक है। चलो अब आज की क्लास क्यों लिया हमने, इसमें एक टॉपिक रह गया था हमारा, वो मेन है उसका, उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मुश्किल से आधा घंटा में लगेगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है, विल वाइंड अप। लिखिए रिबेट, ये पहले मैंने नहीं कराया था, एक क्लास बीच में कैंसिल हो गई थी तो इसलिए टॉपिक रह गया था। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, पीछे से कोई लिंक नहीं है, समझ में आपको आएगा ये। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है और बहुत इजी है। सिर्फ 4 एंट्री है, 4 में से 2 एंट्री का खेल है, 2 सिर्फ रिवर्स है, सिर्फ 2 एंट्री का खेल है। अब समझना पहले लॉजिक क्या है इसका। आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने डिस्काउंटिंग एंट्री करी है। अगर मैंने डिस्काउंट कराया तो बैंक डिस्काउंट टू बीआर की एंट्री होती है, ठीक है। आपने ड्रॉर की बुक्स में एंट्री करी है, लेकिन भाई जो डिस्काउंट कर रहा है बैंक, उसकी बुक्स में तो एंट्री होनी चाहिए ना। तो अगर मेरी बुक में एंट्री बन रही है बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बैंक की बुक्स में गारंटीड एंट्री रिवर्स हो जानी चाहिए, एग्रीड। अब दिक्कत क्या है, बैंक की बुक्स में बैंक का नाम तो आ नहीं सकता। बैंक क्या करता है, आपको कभी भी कैश में नहीं देता, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, इसलिए यहां पर नाम आ जाता है कस्टमर। बैंक ने क्या किया, बिल दे के, पैसे दे के आपसे चेक खरीद लिया, इसलिए इसका जो नाम रखा जाता है वो BR नहीं रखते, इसे रखते हैं बिल्स परचेज्ड। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस का शेड्यूल नंबर 9 चेक करिए, अमेरिकन एक्सप्रेस में जो शेड्यूल नंबर 9 है, जो एडवांसेस है, ये उसका पार्ट है। एडवांसेस में आता है बिल परचेज है डिस्काउंट। इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि ये एक एंट्री जो बनेगी, आपको लिखा जाएगा कि एक बिल डिस्काउंट कराया गया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है, ये तो हो सकती है, बड़ा सिंपल है। अब लॉजिकली क्या है, इसमें 2-3 एजम्पशंस याद रखिएगा। अगर मैंने कहा बिल 3 महीने का, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बिल 3 मंथ्स का है, 1 महीने के बाद बिल मैंने डिस्काउंट कराया, ठीक है, तो डिस्काउंट 2 मंथ्स का निकलेगा, उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये आपने सुना होगा 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस है। अगर मान लीजिए 1 जनवरी का आपने मुझे चेक दिया, 1 जनवरी को दिया मुझे कहना चाहिए, और 3 महीने का है, तो 1 अप्रैल को मैं जाके बैंक में लगाऊंगा, बैंक मुझे 4 अप्रैल को उसकी पेमेंट देगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जनरली चेक क्लियर करने में 3 दिन लगते हैं। अब बिल डिस्काउंट हुआ 1 फरवरी को, तो आप 1 फरवरी से 4 अप्रैल तक के सारे डिस्काउंट करोगे अगर डेज दिया जाए। लेकिन अगर मैंने लिखा नहीं, बिल वॉज डिस्काउंटेड आफ्टर 1 मंथ, तो मुझे डेज ऑफ ग्रेस का कोई मतलब नहीं है, मैं सिंपल मंथ्स की बात करूँ। तो डेज की कैलकुलेशन तब करिएगा अगर डेज में दिया जाए, ठीक है। अब ये टॉपिक हम कर क्या है, आप लोगों ने मुझे मान लीजिए फीस दी जनवरी में, और मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने मुझे फीस दी 4000 रुपये, ठीक है, 4 महीने का कोर्स था, आपने मुझे जनवरी में फीस दी, तो मेरी एंट्री आनी चाहिए, लिखना नहीं अभी, मुझे जनवरी में ये एंट्री बनानी चाहिए 1 जनवरी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, एग्रीड। अब 31 मार्च को मेरा बनेगा ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट और ये क्रेडिट,
यहाँ 4000 बैंक में आ जाएगा, 4000 रुपये फीस में आ जाएगा। अब मेरा सी आएगा, सी आके पी एंड एल बनाएगा मेरा और लिखेगा फीस सर 4000। एग्री? कहेगा सर गलत कर रहे हो, क्या आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया, क्या बैच खत्म हो गया? आई विल से नो, मेरा बैच तो अभी भी अप्रैल में चलेगा। अगर अप्रैल में चल रहा है तो गारंटीड है मैंने अभी तक तो काम कंप्लीट नहीं करा, तो लॉजिकली इसमें से अभी भी कुछ पैसा एडवांस में है, राइट? तो सीए कहेगा सर इसमें जितना काम आपने कर दिया है, जनवरी बढ़ा दिया, यस, फरवरी हो गया, यस, मार्च हो गया, यस, 3 महीने का हो चुका है, 1 महीने का एडवांस है, तो 1 महीने की इनकम इस साल की नहीं बनेगी, आपकी नेक्स्ट ईयर की बनेगी। तो एडवांस इनकम की एंट्री मुझे पास करनी होगी, ठीक है? एडवांस इनकम की एंट्री याद है किसी को? एडवांस इनकम की एंट्री बताओ मुझे, इसको रिवर्स कर दो, फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस। क्यों रिवर्स कर दिया? मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना है, तो मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी लायबिलिटी है। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, क्योंकि ये मेरी इनकम अभी नहीं बनी है, डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड, तो मैं डेबिट कर दिया। जैसे ही मैंने डेबिट किया तो मेरी इनकम 4000 नहीं आएगी, मेरी इनकम इसमें से 1000 रुपये कम हो जाएगी। 1000 कैसे आया? 4 महीने का कोर्स था, 4000 डिवाइड बाई 4, 1 महीने का 1000। एग्जैक्टली यही बैंक में भी होता है। बैंक में इस एडवांस इनकम को कहा जाता है रिबेट और बिल डिस्काउंटेड। जब बैंकर ने आपसे चेक लिया, चेक था 1 जनवरी, लेकिन चेक था 5 महीने का। 1 जनवरी को आप मेरे पास आए, आपने बिल डिस्काउंट करा लिया, बैंकर ने 5000 रुपए का डिस्काउंट कमाया, तो जनवरी में एंट्री बनी बैंक डिस्काउंट टू बीआर, जिसकी हमने एंट्री रिवर्स करी। तो बैंक ने 5000 रुपए की इनकम कमाई, कब? जनवरी में। लेकिन पेमेंट या बिल कब क्लियर होगा? 5 महीने के बाद होगा। तो मार्च में बैंकर 5000 रुपए की इनकम अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकता, तो गारंटीड उस 5000 में से जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, लेकिन अप्रैल और मई तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, वो एडवांस है, तो उस 2 महीने का डिस्काउंट बैंकर को इसमें से हटाना होगा। अब आप सबको पता है कि अकाउंट में रबड़ होता नहीं, तो लॉजिकली हटाने के लिए एंट्री को रिवर्स करा जाता है। तो यहाँ एंट्री बन जाती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस डिस्काउंट। एडवांस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है? सिर्फ ये चीज हमें करनी, लॉजिक क्लियर बना था, इसको लिखिए पहले। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज अ कॉन्सेप्ट, rebate on bill discounted is a concept in which we need to find out the advance discount in which we need to find out the advance discount earned by the banker on all the bills that they have discounted. This is known as advance income. In banking language it is known as rebate on bill discounted. Comfortable? Next point. While calculating discount, always do the calculation in months. While calculating discount, always do the calculation in months unless days are given to us. Comfortable? This is explained below. एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे हम एंट्रीज भी करेंगे, ठीक है? आइए पेज 205 क्वेश्चन नंबर 1।
अगर ये आ जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैंकिंग में से दो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, एक ये वाला और एक 4 नंबर की प्रैक्टिकल थ्योरी होता है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो अगर 8 का वो बन जाएगा तो आपका कैश फ्लो छोटा वाला अटेंड हो सकता है, सीएफओ का, सिर्फ ऑपरेटिंग का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1, आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करिए, पेज 205, क्वेश्चन नंबर 1। 2-3 क्वेश्चन है, मैं सारे क्लास में करा रहा हूँ। बेटा जो करंट ईयर का एडवांस है, जो करंट ईयर की इनकम इन एडवांस है, वो नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी? अगर आज इनकम इन एडवांस है, 31 मार्च 11 को वो इनकम इन एडवांस है, तो वो इनकम किस ईयर की बनेगी? अगले ईयर की इनकम बन जाएगी ना। अगर 31 मार्च 11 को क्लोजिंग बैलेंस है तो गारंटेड 1 अप्रैल 11 को वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अनसर्टन बैंक हैड अ बैलेंस कितना बेटा? ठीक है, किस चीज का? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, सिंपल भाषा में एडवांस इनकम। इसका मतलब पिछले साल उन्होंने 9 करोड़ रुपए का डिस्काउंट एडवांस में अर्न कर लिया होगा, जो इस साल आपकी इनकम बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? कहीं डाउट हो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, अब लिखना नहीं, पहले समझना। एडवांस इनकम जिसको आप रिबेट बोलते हैं, हमें दिया हुआ है 9 करोड़। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 11, इसका मतलब हम इस ईयर की बात कर रहे हैं। हमने 4000 करोड़ के बिल डिस्काउंट कराए, तो ये क्या था? ये बिल की वैल्यू थी, तो अपनी एंट्री थी बैंक डिस्काउंट टू बीआर। बीआर हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। ये 4000 रुपए की बिल है, उसको रिवर्स करूंगा तो बिल टू डिस्काउंट टू कस्टमर। हमने डिस्काउंट कराया किस रेट पे? एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट। एवरेज का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि 4000 में एक ही बिल हो, पूरे बैंक ने अलग अलग कस्टमर के डिस्काउंट करे होंगे, सबका डिस्काउंटिंग का पीरियड अलग अलग रहा होगा, तो उसने क्या कर दिया? एवरेज दे दिया। इसका मतलब ये एक चेक नहीं है, इसमें बहुत सारे चेक दिए हुए हैं आपको। एवरेज कितने डेज है? डेज निकाल के दिए हुए, आपको टेंशन नहीं है, तो क्या मैं डिस्काउंट निकाल सकता हूँ? बताइए। अभी लिखना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करके दीजिए मुझे कितना आ रहा है। $144 आ रहा है बेटा? ओके, क्लियर। अब मुझे अगर इसकी एंट्री बनानी, दोबारा बता रहा हूँ, हमारी बुक्स में होती है बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बैंक की बुक्स में हो जाएगी बिल परचेज। बैंक ने 4000 के बिल खरीदे, उसमें से बैंक ने डिस्काउंट कमाया 144 का, टू कस्टमर 3856। क्लियर? सिर्फ पूरे चैप्टर में, पूरे कॉन्सेप्ट में कहानी क्या है? इस 144 में कुछ ऐसे चेक्स भी होंगे जो 31 मार्च 11 को क्लोज नहीं हो रहे होंगे, मैच्योर नहीं हो रहे होंगे, वो अगले साल जाएंगे। वो कितने पोर्शन के हैं उतनी इनकम मुझे हटानी है बस। इसका मतलब मेरे 144 रुपीज की इनकम में कुछ ऐसे बैचेस की फीस है जो बैच मेरे 31 मार्च को क्लोज नहीं हो गए। इतना पहले क्लियर है? पहले यहां से कॉपी करिए।
कंफर्टेबल? अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑफ दीज मतलब 4000 में से 600 करोड़ के वर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम कस्टमर्स आफ्टर, इसका मतलब इसमें से 600 वाले इस पीरियड में मैच्योर होंगे। तो लॉजिकली मुझे अगर इस पीरियड में वो मैच्योर होंगे तो उतने का डिस्काउंट भी मुझे निकालना होगा। क्या लिखा हुआ है? एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इसके बाद जो पीरियड है वो कितना है? 36.5 डेज का। तो एवरेज इसलिए है क्योंकि वो एक कस्टमर का नहीं होगा, वो अलग अलग कस्टमर्स का होगा। कितना क्लियर हो गया? इट मींस मुझे यहां पर अब ये पीरियड दिया हुआ है, इस पीरियड की बात चल रही है, ये मेरा एडवांस पीरियड है। कितना लिखा है ये पीरियड? 36.5 डेज। कितने बिल हैं? 600 करोड़ के बिल हैं। कितना रहा बेटा? 10.8। कैलकुलेशन मान लूँ मैं। अब मुझे अगर इसकी एंट्री पास करनी है, लिखना नहीं प्लीज अभी, 31 मार्च 11 को एंट्री थी बैंक, ये डिस्काउंट पहले क्रेडिट हुआ था, इसको रिवर्स कर दो। जैसे ही मैंने रिवर्स किया, डिस्काउंट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना आ गया बेटा? 10.8। कैलकुलेशन क्लियर है सबके लिए? एक बार बता दो कैसे आएगी, बताइए। इंटू 18%। वेरी गुड, वेरी गुड, बाय 365। कंफर्टेबल? वेट वेट, अब लिखना नहीं। अब ये बताइए, ये यहाँ की क्लोजिंग है तो 1 अप्रैल 11 को क्या बन जाएगी? ओपनिंग। ओपनिंग एंट्री को आप रिवर्स करते हो, इसका मतलब ये अगर यहाँ सीडी और यहाँ बीडी बन जाएगा, तो अगर मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा तो ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी? रिबेट टू डिस्काउंट। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि अगर 1 अप्रैल 11 की एंट्री ये है तो 1 अप्रैल 10 की एंट्री तो बननी चाहिए। इसका मतलब ये वाला मेरी एडवांस, जो पिछले साल का एडवांस था, इस साल की इनकम बनेगी। मेरी एंट्री बन जाएगी रिबेट बिल राइट टू डिस्काउंट 9 करोड़। तो सिर्फ ये 3 एंट्री का खेल होता है। ये 2 एंट्री तो सेम है एग्जैक्टली, ये आपकी 11th की एंट्री का अपोजिट है। 3 एंट्री क्लियर है? करें कॉपी और टॉपिक खत्म है। सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन और करा दे।
हाँ जी भाई साहब, हो गया सबके? समझ में आ रहा है क्या अंग्रेजी भाषा में कुछ बात हो रही है? चलो जी, गुड। मन में तो आता है सर रोज बुला लेते हैं सुबह सुबह यार, सर की वाइफ तो बाहर निकाल ही देती है। चलिए जी, इसमें बेटा हमें एक एंट्री और पास करनी होती है, हमें लेजर्स भी बनाने होते हैं एक बार, ठीक है? तो डिस्काउंट का जब मैं लेजर बनाऊंगा, ठीक है, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो लॉजिकली अगर मैं इसकी एंट्री बना रहा हूं पहले, बाय बिल्स परचेज 144 आ रहा है, ठीक है। इसकी मुझे डेट गिवन नहीं है इसलिए मैंने ईयर लिख दिया 10/11, कंफर्टेबल। ये ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल 10 को बनेगी, बाय रिबेट कितना आ गया बेटा 10 करोड़। क्लोजिंग एंट्री बनाऊंगा 31 मार्च 11 को, टू रिबेट कितना आ गया 10.8। जो बैलेंस है ये मेरी P&L की इनकम है। सिंपल लैंग्वेज में क्लास 11 का फाइनल अकाउंट्स है विद एडजस्टमेंट्स, जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी करा है। आप करंट ईयर की एडवांस माइनस कर देते हो, पिछले साल का एडवांस ऐड कर देते हो। ये NPO में भी करते हैं, सब्सक्रिप्शन में। टू P&L कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए? $140.2 आ रहा है, तो एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट टू P&L 142.2। नरेशंस नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हैं तो नरेशंस भी आपको एग्जाम में करनी है, ध्यान रखिएगा। हो गया, वन मोर क्वेश्चन एंड क्लोज इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके भी ऑलमोस्ट
90% क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्विकली एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पेज बेटा 208। आपको यहां पर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 1,96,60,400। इसका मतलब यहां पर बैंक ने डिस्काउंट के साथ साथ इंटरेस्ट को भी मिक्स कर दिया है। तो यहां जो लेजर बनाओगे, जो एंट्री बनाओगे, वो डिस्काउंट की नहीं बनाना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की बनाना। ठीक है, आगे आते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट किस डेट पे? ओपनिंग दिया हुआ बेटा। हमारी क्लोजिंग की एंट्री थी डिस्काउंट टू रिबेट, इसकी बन जाएगी रिबेट टू डिस्काउंट 65040। फिर 0203 में टोटल डिस्काउंट हमने कमाया कितना जी? 1,96,62,400। बिल हमने करे हैं जी 67,45,400। यहां पर बिल वाली एंट्री आप पास नहीं कर पाएंगे। जो एंट्री थी बिल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कस्टमर, क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल का अमाउंट तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना 67 लाख, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट अलग से कैसे निकालोगे? इन अमाउंट ज्यादा दिया हुआ है, देखो 1 करोड़ दिया हुआ है और बिल का अमाउंट 67 लाख है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो अमाउंट निकाल पाए। इस लेट मी रिपीट बेटा हमारी जो सेकेंड एंट्री होती है बैंक डिस्काउंट टू बीआर वाली, ठीक है, उसमें बिल का अमाउंट क्या होता है? चेक का अमाउंट होता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 67 लाख दिया हुआ है, मिल गया। लेकिन अब मुझे बताओ उसमें से डिस्काउंट कितना है, कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि उसने इंटरेस्ट भी उसमें ऐड कर दिया, इसलिए सेकेंड वाली एंट्री इसमें पास नहीं हो सकती है। ये बात क्लियर हो गया? चलिए, इसलिए हमने सेकेंड एंट्री इसमें पास नहीं करी है। लॉजिक क्लियर हुआ? आगे आइए बेटा, क्लोजिंग एंट्री कितने का अभी तक एडवांस है? वेरी गुड। तो एंट्री बन गई डिस्काउंट टू रिबेट। इस एंट्री को रट्टे मत मारना, सिंपल लॉजिक है। अगर भूल जाओ बैंक डिस्काउंट टू बीआर की एंट्री को रिवर्स करो, डिस्काउंट क्रेडिट में आता है, इसको डेबिट में ले जाओ। अब आपको लेजर बनाना है। लेजर क्यों बनाना है? P&L की इनकम निकालने के लिए। 1 अप्रैल 2 को बाय रिबेट 65040 बाय। अब अपने पास क्या मैं बिल्स परचेज लिख पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगा? रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। ये दोनों ही चीजें जब आप बैलेंस शीट की हेडिंग देखेंगे, ये दोनों ही चीजें, इंटरेस्ट किस पे मिलता है? लोन पे मिलता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? बिल पे मिलता है। लोन और बिल दोनों ही एडवांसेस के पार्ट होते हैं। तो जब दोनों कंबाइन आते हैं तो एंट्री हम लिखते हैं बाय एडवांसेस। कुछ बुक्स में इसमें सन्ड्रीज भी लिखा हुआ है। बेटर राइट वर्ड इज एडवांस। क्यों है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये किस चीज के लिए? इंटरेस्ट और डिस्काउंट दोनों ही एडवांसेस के सब हेडिंग्स होते हैं, इसलिए बेटर है राइट द वर्ड एडवांसेस। बिल क्यों नहीं लिखा? फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें हमें डिस्काउंट का अमाउंट अलग से नहीं लिखा हुआ है। 1,96,62,400 क्लोजिंग टू रिबेट, we'll get a balancing figure. कितना बेटा? 1,96,34,680. या सर आगे डिस्काउंट टू P&L
अब आप इसके क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, कोई डाउट है मोस्ट वेलकम पूछिए, बट प्लीज़ इस वीक में फोकस सिर्फ 2 चैप्टर पे ही करिए, उसके 10 ईयर्स कंप्लीट करिए, क्योंकि बुक के क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने क्लास में करा दिए हैं आपको, और होल्डिंग के तो 10 ईयर्स भी हमने ऑलमोस्ट क्लास में कवर कर ही लिए।